चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो हम लोग आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ को फेनोमेना भी कह सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं ये दोनों वर्ड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, फेनोमेना ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी। अच्छा, कुछ गिने चुने प्रॉपर्टीज़ या फेनोमेना जो सिलेबस में हैं, और कुछ ऐसे जो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन जस्ट आपकी जानकारी के लिए हमने लिस्टिंग की है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों प्रॉपर्टीज़ या फेनोमेना ऑफ लाइट या फिर कह लीजिए एग्जिबिटेड बाय लाइट को जानने के लिए पहले तो आपको रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट को जानना पड़ेगा। क्या कहा है मैंने? रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। अच्छा, अभी रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट क्या है? अरे बहुत सुनने में तो बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहा है कि रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर प्रोपागेशन, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अच्छा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं, एक मिरर ले लेते हैं, प्लेन मिरर। ठीक है, ये जो पार्ट है मिरर का या फिर प्लेन मिरर का, ये है पॉलिश पार्ट या जिस रिफ्लेक्टिव पार्ट जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, और ये जो पार्ट है जिसको मैंने शेड किया है वो है पेंटेड पार्ट या फिर कह लीजिए मिरर का बैक साइड। अब हम एक रे ऑफ लाइट लेंगे जो मिरर के पॉलिश सरफेस के साथ टकराएगा और वापस वही मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम कैसे कह सकते हैं, द लाइट इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम। ये फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, कि रे ऑफ लाइट को किसी ओपेक ऑब्जेक्ट ने या फिर मिरर ने ऑब्स्ट्रक्ट किया, और या फिर लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट किया, और उसकी वजह से लाइट को दोबारा उसी मीडियम में भेज दिया है। इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, नॉर्मल होता है, ये सब हम अभी नहीं देखेंगे। हमें सिर्फ फिनोमेना के साथ एक्वेंटेड होना है, प्रॉपर्टीज़ को ऊपर ऊपर से जानना है, एक ओवरव्यू लेना है कि क्या होता है ये सब और एक दूसरे के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये तो वही हो गया रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने देखा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, फिर रास्ते में कुछ आ जाता है, उसके बाद उसको दोबारा उसी मीडियम में भेज दिया जाता है। ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ठीक है, ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। इसमें भी हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कंसिडर करेंगे लाइट का। इसमें क्या होता है कि लाइट, एक रे ऑफ लाइट हमने ले लिया जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ये एक मीडियम है, इसको मीडियम 1 मान के चलिए, और एज्यूम कर लीजिए कि एयर है। ये है मीडियम 2 जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम रिफ्रैक्शन में आगे बढ़े, हमें ये समझना होगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ये क्या चीज़ है। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन है, जो हमें पहले से पता था। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी तो हमें पहले से नहीं पता था, हमें मास डेंसिटी पता है, राइट। मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी ये हम लोग को पता है। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ये हम जब रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं या सिमिलर कोई लाइट का प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, तभी हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी हर एक मीडियम के लिए अलग अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम हुआ, जैसे एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी से कम है, मास डेंसिटी भी एयर का ग्लास के मास डेंसिटी से कम है, तो हम लोग एयर को कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम या फिर सिंपली रेयरर मीडियम। ठीक है, और ग्लास जो ऑप्टिकली डेंसर है उसको हम लोग कहेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है। अच्छा, हमेशा ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने से मास डेंसिटी ज़्यादा होगा या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने से मास डेंसिटी कम होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसीलिए ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे टर्म को या प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया गया है
ताकि इन दोनों के डिफरेंस हमें पता चले या फिर दोनों को डिफरेंशिएट किया जाए। और रिफ्लेक्शन जैसे फेनोमेना को समझने के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक मीडियम जिसमें लाइट आसानी से ट्रेवल कर सकता है तो उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, और एक मीडियम जिसमें लाइट आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकता उस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मानते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी ऑप्टिकल डेंसिटी का वेरिएशन होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है, इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस एनकाउंटर करता है, तभी वो क्या करता है, अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेता है। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ हम लोग एक नॉर्मल लेंगे। नॉर्मल होता क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर कह सकते हैं इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेस होता है। ये जो है ये इंटरफेस है। क्यों, ये दो अलग अलग मीडिया को डिवाइड कर रहा है या फिर एक डिमार्केटर की तरह या फिर डिवाइडर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ जो एक हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो 90 डिग्री एंगल इंटरफेस के साथ बना रहा है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये है नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन इतनी डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग दोबारा से डिटेल में रिफ्लेक्शन से शुरू करके जितने भी फिनोमेना है लाइट के सब डील करेंगे, और उसमें गहराई से देखेंगे या फिर इलाबोरेटली हम लोग पढ़ेंगे इनके ये फिनोमेना के बारे में। फ़िलहाल के लिए हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं कि एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इसलिए हम लोग अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे कि आखिर होता क्या है, ये फिनोमेना क्या है। अच्छा, अभी ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अभी देखिए, लाइट जब ग्लास के अंदर एंटर करेगा, जो कि ऑप्टिकली डेंसर है, फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज करके वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, और ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आई मान के चलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर हम लोग आर मान के चलते हैं, तो आप देखेंगे कि आई इज़ ग्रेटर देन आर या फिर आर इज़ लेस देन आई। ये पर्टिकुलर केस में इसका बिल्कुल उल्टा होगा जब लाइट ग्लास से या फिर एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो दो रेज़ मैंने बनाई हैं उसमें डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ग्लास में जो एंगल था अभी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और एयर में जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो क्या होगा कि डेंसर से रेयर मीडियम में जब ट्रेवल करेगा लाइट, तब उसका एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एयर तो ऑप्टिकली रेयर है। तो ये है रिफ्रैक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है रिफ्लेक्शन में ये देखा है कि पहले तो रेक्टिलिनियर मोशन होना पड़ेगा, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट के वजह से प्रॉपर्टीज़ या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे प्रॉपर्टीज़ हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी हमेशा इक्वल नहीं होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, मतलब एक ऑप्टिकल डेंसिटी से दूसरी ऑप्टिकल डेंसिटी में ट्रेवल करता है, तब अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। यही है रिफ्लेक्शन इन अ नटशेल। मतलब एकदम सिंप्लीफाइड या फिर सुपर सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जानना है तो यही है कि रिफ्लेक्शन में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, रास्ते में उसके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, आप एक ऑब्जेक्ट ही मान लीजिए आप, तब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को वापस वही मीडियम में भेज देता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया रिफ्लेक्शन के बारे में। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल करता है तब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बस यही है रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है लाइट का। उसके लिए हम एक ऑपेक ऑब्जेक्ट ही लेंगे कुछ इस तरह का, जिसके शार्प एजेस हों। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक ही मान लीजिए, इसमें देखिए शार्प एजेस हैं। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर एज में फोकस करेंगे। पहली बात तो ये है कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आप ले लीजिए, और उस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो अनगिनत रेज ऑफ लाइट निकलेंगे उसमें से आप सिर्फ चार रेज ऑफ लाइट कंसिडर कीजिए। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था पहले भी लास्ट वीडियो में कि एक शार्प शेडो बनता है, तो इसका भी एक शार्प शेडो तो बनेगा स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर आधारित। देखिए इसका भी एक कुछ इस तरह का शार्प शेडो
बनेगा क्योंकि ये लाइट को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले तो हम लोग शेडो को बना लेते हैं अच्छी तरह से शेड करके। देखिए ये इसको ज्योमेट्रिकल शेडो भी कहा जाता है। एक्चुअली ये शेडो का जो ज्योमेट्रिकल एरिया है ये ब्रोकन लाइन से शुरू होता है, लेकिन मैंने ये डार्क जो शेडेड पोर्शन है और ये ब्रोकन लाइन के बीच एक पोर्शन छोड़ दिया है, इसलिए शार्प एजेस में लाइट बैंड होता है, बैंड, ठीक है, इस तरह से बैंड हो जाएगा। उस अपोजिट साइड में भी वो बैंड हो जाएगा, ठीक है। वो बैंड होके शेडो का जो एक्चुअल ज्योमेट्रिकल एरिया है उसके अंदर समा जाएगा। इसके वजह से क्या होता है, शेडो की जो एजेस होते हैं वो लाइट कलर का हो जाता है, या फिर कह लीजिए कि कुछ हद तक ग्रे कलर का, ठीक है। मतलब इतना डार्क नहीं होता है, पूरा ब्लैक नहीं होता है शेडो का कलर, थोड़ा हल्का सा उसका जो डार्कनेस है या ब्लैक कलर है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एजेस में लाइट बैंड होके शेडो का जो ज्योमेट्रिकल एरिया है उसके अंदर समा जाता है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन क्या कहते हैं कि अगर शार्प एजेस है ऑब्जेक्ट का या ऑब्स्ट्रक्शन का या ऑब्स्टेकल का, तो शार्प एजेस में लाइट बैंड हो जाएगा और जो स्ट्रेट लाइन मोशन है या फिर रेक्टिलिनियर मोशन है लाइट का वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इट एंड्स राइट ओवर देयर। और वो जो ऑब्स्टेकल का जो शेडो बनता है उसमें समा जाता है। इसीलिए शेडो का जो एजेस कह सकते हैं आप लोग या कुछ पोर्शन शेडो का लाइट हो जाता है, ठीक है। तो यही है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब सिलेबस में नहीं है। हायर क्लासेस में आप लोग इनके बारे में जान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो फिनोमेना है या प्रॉपर्टीज़ है लाइट के, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये तीनों ही हमारे सिलेबस में हैं। तो ये तीनों हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन ओवरव्यू किए हैं आज। तो डिटेल में इनको हम पढ़ेंगे, उसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बनेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मन में किसी भी तरह का डाउट अगर निकल के आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।